नमस्कार। जय हिंद। मैं हूं अतुल सिंघल और कार्यक्रम का नाम है नमो इम्पैक्ट। दोस्तों, नमो इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया 2 दिन पहले, जब अमेरिका से मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, उसको भारत प्रत्यर्पण किया गया। उससे एनआईए पूछताछ कर रही है और 16 साल बाद एक जो हमले का आरोपी है, मुंबई हमला में आपको बताऊं जिसमें 166 लोग मारे गए थे मुंबई में, 26/11 हमले के नाम से जाना जाता है। 26 नवंबर 2008 में हमला हुआ था। पूरे देश को इसने दहला दिया था मुंबई के ताज होटल में। उसके आरोपी कसाब को पहले फांसी दी गई थी, लेकिन जो मास्टरमाइंड था उसको अब अमेरिका से भारत लाया गया है। ये नमो इम्पैक्ट है। मोदी जी का असर कि अमेरिका से एक ऐसे दुर्दांत अपराधी को लाया गया। हमारे साथ हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह, जो मुंबई हमले के बाद जो ऑपरेशन हुआ था एनएसजी का, उसमें शामिल थे। बड़ी बहादुरी से वो लड़े, उन्होंने मुकाबला किया। 2 दिन तक लगातार ये ऑपरेशन चला एनएसजी का। सुरेंद्र जी के बारे में मैं ये भी बताऊं कि ये विधायक रहे हैं दिल्ली कैंट से। हम इनके आवास पर बैठे हैं। बीजेपी के नेता हैं और चूंकि फौजी हैं तो इसलिए फौजी की ड्रेस में भी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है जय हिंद के साथ इस कार्यक्रम में, नमो इम्पैक्ट में। सबसे पहले 26/11 हम लगातार सुनते आ रहे हैं। 26/11 हमला हुआ था, एनएसजी ने वहाँ पर ऑपरेशन किया, उनको मार गिराया। थोड़ा सा क्या क्या आपके सामने हुआ, आंखों के सामने, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। वो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जो है ना बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उस हमले का मैं भी विक्टिम हूं। ताबूर राणा को लाना इतना आसान नहीं था। अमेरिका जैसे देश से जो है ना 26/11 के मास्टरमाइंड को हिंदुस्तान की सरजमी पर लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार जो है ना धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही जो है ये आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है, क्योंकि जो 26/11 का हमला हुआ उस रात जो है ना पूरा हिंदुस्तान जिस तरीके से दहल गया था, पूरे टीवी चैनलों के अंदर और तमाम उनमें दिखाया जा रहा था। वहाँ पर जब हमला होने के बाद लगभग इन्होंने 4 जगह पे हमला किया। सबसे पहले इन्होंने हमला एक सिटी वो जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के ऊपर किया, उसके बाद ओबराय होटल के अंदर किया, नेरीमन हाउस के अंदर किया और ताज होटल के अंदर किया। तो ये इतना खूंखार तरीके से इन्होंने दहशत फैलाई और हमला किया। अब वहाँ जो लोकल कमांडो थी, वहाँ की जो पुलिस की कमांडो होती है, एंटी टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ का, वो नहीं लड़ पाया इनसे। उसके बाद वहाँ पर मेरीन कमांडो आई। मेरीन कमांडो भी इनसे नहीं लड़ पाई, क्योंकि होटल के अंदर एंट्री भी नहीं लेने दी मेरीन कमांडो को भी। उसके साथ साथ आर्मी को वहाँ पे लगाया गया, एक यूनिट वहीं रहती मुंबई के अंदर, उसको लगाया गया। तो तमाम जब उन यूनिटों ने कहा कि भाई इससे हम नहीं लड़ सकते, इनमें आम जनता भी फंसी हुई है, तो इसमें एनएसजी को बुलाना पड़ेगा, ये लोगों को बचाना बहुत बड़ी बात है। तो अगर मान लो हम ऑपरेशन करेंगे तो इसमें कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। हम लोग टीवी के माध्यम से देख रहे थे उस समय के ऊपर, क्योंकि मानेसर के अंदर, हम गुड़गांव के अंदर 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप यही है। और एक स्क्वाड्रन जो है ना अलर्ट स्क्वाड्रन रहता है, 3 महीने के लिए अलर्ट रहता है। 20 घंटे के मिनट के अंदर हम मूवमेंट कर जाते हैं, कोई भी कॉल होती है तो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बिल्कुल एकदम रेडी रहते हैं हमेशा। तो हमको भी लग रहा था कि भाई ये जो है ना जाना पड़ सकता है सब लोगों को। तो उसके साथ जैसे कॉल आए, लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास की बात है, तो 10 साढ़े 10 बजे तक जो है ना उस घटना में एनएसजी को भी कॉल हो गया। और लगभग हम 11 बजे तक उसके बाद जो है ना एयरपोर्ट भी पहुंच गए। तो आप जो हैं, जो अलर्ट मोड वाली टीम है, आप उस टीम के हिस्सा थे उस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट स्क्वाड्रन के अंदर था। और जो है ना मुझे 3 दिन पहले बेटा भी पैदा हुआ था। मेरी छुट्टी भी बड़ा मुश्किल से मंजूर हुई थी, क्योंकि अलर्ट स्क्वाड्रन में जब रहते हैं तो छुट्टी नहीं मिलती, बहुत कम कोई ऐसा इशू हो जाता तभी देते, नहीं तो 3-3 महीने में टर्न ओवर आता रहता है। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद एयरपोर्ट के अंदर जो है ना हम लोगों को बहुत डिले किया गया। मैं यही जानना चाह रहा था, मेरा सवाल भी आपसे यही था सुरेंद्र जी, कि आपने कहा कि आप 11 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए और कहीं बातचीत में आपने भी जिक्र किया, हमने भी पढ़ा कि हवाई जहाज नहीं था उस वक्त मुंबई जाने के लिए, उसको चंडीगढ़ से बुलाया गया। काफ़ी उसकी धीमी स्पीड थी और इसलिए ऑपरेशन शुरू करने में काफ़ी समय लग गया। वो रणनीति का हिस्सा था। और ये मैं नहीं कहता, तमाम चैनल तमाम लोगों ने खुलासा किया, इससे पहले भी मैंने खुलासा किया
कई सारे साथी आपका चैनल देख रहे होंगे। कमांडो सुरेंद्र सिंह जो ना आज ये क्यों बोल रहा है, मैं तो ये 2008 में भी बोल रहा था, और 2008 में बोलने की वजह से मुझे नौकरी से हाथ धोने पड़े, और उसके बाद 2012 में भी बोला मैं, जब मुझे पेंशन नहीं मिली, जिस दिन कसाब को फांसी से लटकाएगा, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि ये हमला कांग्रेस का करवाया हुआ हमला है, और जो न कहीं देश के प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह और पाकिस्तान ने इस मामले में हाथ मिलाया हुआ है। इसके 2 3 4 मैं पहलू वाइज आपको अगर समय मिलेगा तो सारी बातें नहीं, आपको समय बताता की हूं। तो बात है, लेकिन आप बड़ा गंभीर बात जो कर रहे हैं इस प्रकार से कि भी कांग्रेस ने या प्रधानमंत्रियों के हाथ मिले हुए थे, ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं बिल्कुल पुख्ता कागज के आधार के ऊपर और जो ना पूरा उनके तथ्यों के साथ बात बोल रहा हूँ, और मैं उसका जो ना विक्टिम हूँ, भुगत भोगी हूँ। जो लोग शहीद हो गए, जो मारे गए, उनके अलावा सबसे बड़ा नुकसान मेरा ही हुआ है। मैं वार डिसेबल 100% हूँ, उसके कारण मुझे नौकरी से जाना पड़ा। उस हमले में 2 आतंकवादियों को मैंने मारा, और 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू करने के बाद मुझे गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। 7 बंदों ने ताज होटल, मेरे साथी जख्मी हुए, किसी को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। 2 हमारे साथी ओबराय होटल के अंदर जख्मी हुए, 2 नरीमन हाउस में जख्मी हुए, 2 मिलिटेंट मारे, तो कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। जब देश की सारी फोर्सों ने लड़ने से मना कर दिया और एनएसजी ने जाके उस ऑपरेशन को किया, हमने 8 आतंकवादियों को मारा और हजारों लोगों को वहां से बचाया होगा। जिन लोगों ने हमने मारे आतंकवादी, हम लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मतलब नहीं। एनएसजी के किसी भी जवान को सम्मान नहीं दिया गया, आपका ये कहना उन है? जवानों को नहीं जिन्होंने ऑपरेशन के अंदर जिन उनको नहीं दिया गया। आतंकवादियों को मारा, जिनने, उनको नहीं दिया गया। जो बाहर घूम रहे थे, जो 10 जनपद के ऊपर सोनिया गांधी जी के इनके बंगलों के ऊपर जो चापलूसी कर रहे थे, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। और मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस के करकरे काम टेर, उन्होंने पत्थर नहीं फेंका लड़ाई के नाम से, उनको अशोक चक्र किस आधार पर दे दिया गया? कई लोगों को तो बोला लठ डंडे के आधार पर, उसने डंडे से रोक दिया, डंडे वाले को दे चलिए, दिया। अब तो जो अवार्ड दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, अब तो पद्मश्री भी चप्पल पहनने वाले को दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड जो है, पद्म विभूषण और ऐसे लोगों को दिए गए पिछले कुछ साल में या एक दशक में, जो बिल्कुल ही जमीन से उठे हुए लोग थे, जिन्होंने सचमुच में काम किया है। आपने बीच में एक शब्द कहा कि आपका बेटा 3 दिन पहले पैदा हुआ था। ये सामने मेरे बैठा है आपका बेटा, क्या नाम है इसका बेटे का? पुलकित नाम है पुलकित इसका। 3 दिन पहले पैदा हुआ और आपने इसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, और आप चले गए ऑपरेशन पे। ऑपरेशन पे चले गए। 22 नवंबर को। 22 नवंबर को रात को हाँ। पैदा हुआ था। हाँ। तो कैसा, मतलब दिल में कैसा एक बड़ा पिता की दृष्टि से अगर दिल देखा में जाए बड़ा तो? वो रहता है, जब ऐसे हालात होते हैं तो बड़ा कठिन होता है। पर हमको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उसके बाद परिवार है। व्यक्तिगत तो बात आती ही नहीं है। व्यक्तिगत तो अपने शरीर का जो है ना दौड़ दौड़ के ट्रेनिंग कर कर के जो है ना वो बनाना पड़ता है, एकदम तराशना पड़ता है। तो अपने बारे में तो सोचने का कोई मतलब चांस ही नहीं है। अब जो मैं बात कह रहा था, एयरपोर्ट की जो बात कह रहा था, मैं वहीं आता हूँ बीच में जो है ना। हाँ, कोई वो तो, हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें राजनीतिक भी होती हैं, आपने बिल्कुल। खुलासा कर दिया, और ये मुझे लगता है कि केंद्र सरकार तक सारी बातें आपकी जाएंगी। प्रधानमंत्री जी भी इस बात को सुनेंगे भी, और अगर कोई एक्शन लेने का भी होगा, कोई जांच का विषय होगा, तो वो भी किया जाएगा दोबारा हमले पे। खुलासा हाँ। मैं नहीं, कई सारे अखबारों में आया है, और कई सारे और लोगों ने भी खुलासा किया, जजों ने खुलासा किया है, गृह मंत्रालय के लोगों ने खुलासा किया है। और अब मेरी बातों से आप खुद ही खुलासा कर दोगे, दूसरी बार तो मेरी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट के ऊपर हम लोगों को रोका गया घंटों तक। उसके बाद उस समय देश के गृह मंत्री हमारे पास एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने एक आधा घंटा भाषण, प्रदर्शन, यहाँ वहाँ की बातें की। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एनएसजी के कमांडो को एक नेता जिसका कोई चरित्र नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई देशभक्ति नहीं, कोई फौज से जुड़ाव नहीं, कोई उसने हथियार के बारे में पता नहीं, उसने कोई लड़ाई के बारे में पता नहीं, उसको ऑपरेशन के बारे में पता नहीं, पूरी दुनिया में ये नहीं पता कितने आतंकवादी घुसे हुए, क्या कहानी बनी हुई है, वो किस आधार से हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए आया था? उसने हम लोगों को वहां रोके रखा। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी साहब हिंदुस्तान आए थे, उनके लिए प्राइवेट चार्टर की व्यवस्था की, और उनको पहले प्राइवेट चार्टर से भेजा गया और हमको वहीं एयरपोर्ट पर खड़े रखा। उसके बाद कहा गया अब मैं भी साथ चलूँगा। वो कपड़े बदलने के लिए चला गया। 2 घंटे बाद वो वहाँ पे पहुँचा। वो पहुँचने के बाद जिस जहाज़ के अंदर हम बैठे हुए थे, उस जहाज़ के लिए कहा गया ये जहाज़ खराब है, ये जहाज़ नहीं जाएगा। एयरफोर्स का चंडीगढ़ से दूसरा जहाज आएगा। उसके बाद चंडीगढ़ से दूसरा जहाज लाया गया, उस दूसरे जहाज के अंदर सामान लोड किया गया। तब जो है ना वो जहाज हमें चंडीगढ़ से, दिल्ली से मुंबई लेके गया।
रनवे के ऊपर बहुत सारे जहाज खड़े होते हैं। जब ये इशू हुआ, जब ये बात उठी, अगर उस समय का गृह मंत्री सही था तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, आज तक कभी फौज के साथ, फोर्स के साथ ऑपरेशन के अंदर देश के गृह मंत्री या किसी नेता के जाने की क्या जरूरत है? उसका क्या रोल था? सिर्फ उसका एक ही चीज था, अब इनको आप डिले करो किसी भी तरीके से। गृह मंत्री के वार रूम के जितने लोग थे वो उस दिन पाकिस्तान के अंदर गए हुए थे, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं थे। और उसके सब बातों को छुपाने के लिए और एक विचार से अक्सुबेरी दिन निकलाएगा, दिन निकलने के बाद बातचीत की टेबल के ऊपर जो ना आतंकवादियों के साथ हम बातचीत रखेंगे, वो दबाव बनाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश का गृह मंत्री एनएसजी के कमांडो को रात भर एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा रखता है, हमारे देश के निर्दोष लोगों को आतंकवादी मारते रहे, हमारी बहन बेटियों की इस्मत लूटते रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारते रहे। अगर हमको रात को यहाँ से समय रहते जाया जाता, हम रात के 1 बजे मुंबई के अंदर लॉन्च कर जाते। हमने सुबेरे भी वहां जाते ही 15 मिनट के अंदर नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म कर दिया। नरीमन हाउस के अंदर हमने 2 आतंकवादियों को मारा और वहां के लोगों को सुरक्षित बताया। आधा घंटा के अंदर, 30 मिनट के अंदर ओबराय होटल के अंदर 2 आतंकवादियों को मार गिराया और सब लोगों को जिंदा बताया। ताज होटल का ऑपरेशन जो है ना 29 तारीख तक चलता रहा था, क्योंकि वो रात भर में आतंकवादियों को वहां उस एरिया के अंदर सुटेबिलिटी मिल गई, उन्होंने सर्वे कर लिया, रेकी कर लिया और वो जम गए। और उस रात के तो अंदर उसके अलावा ये भी बताया जाए कि जो टीवी चैनल पे लगातार रिपोर्ट्स चल रही थी उससे भी काफी नुकसान हुआ और वो आतंकवादियों को मदद मिली। वो आगे आएगा सर, वो बात अब बढ़ेगी। अभी जी अभी जो मैं बात बताई ना, मैं वो जो बात मैं खुलासा जो करा हूं आपके जी चैनल जी के जी ऊपर, ठीक है। और रात भर के अंदर उन्होंने 166 लोगों को मारा है। तो मैं देश के उस समय के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, अब उसके वजह से, उस निकम्मे आदमी की वजह से जो देश के निर्दोष लोग मारे गए, और नहीं तो वहां पे 1 घंटा के अंदर ऑपरेशन खत्म हो जाता और देश के 166 आदमी ना मरते, 350 से ज्यादा लोग जख्मी ना होते। और अगर वो सही था देश का गृह मंत्री तो शिवराज पाटिल जी उस समय, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? उसका इस्तीफा कांग्रेस ने इसलिए लिया, अब इन बातों का जब खुलासा होने लगा तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने भी वहां के इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनको ये था कि हमारी बात का खुलासा ना हो जाए। ऐसे लोगों को अशोक चक्र दिए गए जिन्होंने एक पत्थर नहीं फेंका लड़ाई के नाम से, क्योंकि उनको इनकी इनकी अंदरूनी बातों का पता था। उनके किसी की घरवाली ने बोला मैं खुलासा करूंगी, मुझे पता है ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। और तो ये चीज यहाँ तक थी। उसके बाद जब वहाँ ऑपरेशन चल रहा था, मैं ताज होटलों के ऑपरेशन के अंदर था, पहला कमांडो था मैं उतरने वाला, और मेरी टीम, हम लगातार वहाँ लड़ते रहे। और उस हमले में हमने लोगों को, जैसे जैसे हमको गाइडलाइन मिल रही थी, जैसे जैसे बाहर से आदेश मिल रहे थे, वैसे वैसे हम उन रूमों से लोगों को निकाल रहे थे। जब हम लोगों को निकाल रहे थे तो उसके अंदर 1-2 बड़ी खलन आ रही थी बीच के अंदर। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा काम जो ना वहाँ पत्रकारों ने और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टरों ने किया, उन साथियों ने जिसको लाइव दिखाया, जिससे पूरी दुनिया के अंदर जो ना आतंकवाद का जो हमला हुआ उससे कि पाकिस्तान नंगा हुआ और जानकारी मिली सब लोगों को। और नहीं तो इसके ऊपर जो ना ऐसी मिट्टी डाल देती कांग्रेस, पता भी नहीं चलता। कई सारे रिपोर्टरों को गोलियां लगी पर फिर भी वो रुके नहीं। लेकिन उसमें ये बात थी कि हाँ, इसमें ऑपरेशन हाँ, ऑपरेशन में मैं दिखा। वही आ रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ आपको। परंतु वो जब लाइव दिखाया जा रहा था, वो उसका कारण क्या हो रहा था, जब बाहर से कोई हमको आदेश दे रहा था 500 नंबर कमरे से किसी वीआईपी को निकालना है, तो वो चीज आतंकवादियों को टीवी के माध्यम से पता चल रहा था। अब ये 500 नंबर कमरे में जाएंगे, तो वहां पे आतंकवादी हमको आगे मिल रहे थे, वो हमको चोट दे रहे थे। पर पत्रकार बंधुओं को जब पता चला कि इससे नुकसान हो रहा है, तो देश के चैनलों ने डिले दिखाना शुरू किया। उससे जो ना फिर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए मैं पत्रकारों की बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो हथियार था, मेरे पास तो गोली थी, मेरे पास सब कुछ था। अरे जिन पुलिस वालों के पास, जिन और फोर्सों के पास भी हथियार था, उन्होंने लड़ने से, जाने से मना कर दिया। उन होटलों के नजदीक तक नहीं गए लोग, 2-2 किलोमीटर दूर पड़े हुए थे पोजीशन लेके। और एक पत्रकार साथी एक माइक लेके जो ना होटल के नजदीक तक पहुंच रहा, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो बहुत बड़े चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पत्रकारों का इस तरह से आपने उनका हौसला अफजाई किया। पत्रकारों का कार्य है, पत्रकार ये काम करते भी हैं, निडर होके करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें यह भी पता चला था कि 18 देशों के जो नागरिक थे वो हताहत हुए थे इस हमले में, और ये जो तहव्वुर राणा को बुलाया गया है, तो 18 देशों के जो देश हैं उनको न्याय मिलेगा।
ऐसी उम्मीद है। 18 देशों के लोग उसमें मारे गए, अमेरिका के भी 6 आदमी मारे जी। गए, टोटल 166 आदमी मारे गए। अब उस हमले में जब हम रेस्क्यू कर रहे थे तो वहाँ लगातार ये चल रहा था, तो बीच में एक पाकिस्तान से फ़ोन आता है, अब भाई जो है ना 200 कुछ कमरा नंबर से निकाल के लाओ। तो 200 कुछ कमरा नंबर के वहाँ गए तो पुराने ताज के अंदर था, न्यू ट्रेंट ताज हमने क्लियर करने में लगे हुए थे, पर बीच में जैसे जैसे जहाँ जहाँ से बोल रहे थे वहाँ पर गेस्ट रुका है, वहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, तो उसी तरीके से टीम काम कर रही थी। तो जो जब चढ़े तो ताज का गेट है, उस गेट में से चढ़ते तो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के दोनों तरफ ऐसे रास्ता है, चढ़ जाता, सामने गेट है, बालकोनी, चारों तरफ से एकदम जब सीढ़ियों के बीच में चले गए तो गोलियां चलने लगी। सबसे आगे सुनील जोधा चला हुआ था, उसको 8-7 गोलियां लगी, वो गिरने लगा, उसके पास सुनील यादव था, उसको 2 गोली हिप में लगी। तीसरे नंबर पर मेजर मुनि को, वो आगे जंप कर गए दरवाजे से, और हम लोगों को बोला कि आप इनको संभालो और मैं आतंकवादियों को देखता हूँ। तब वो अंदर जैसे घुसे तो वहाँ आतंकवादी, वो दरवाजे 2 थे पर अंदर वो एक ही हाल था, तो वहाँ उनकी जो फायरिंग हुई तो वो वहाँ आतंकवादियों से जो ना मुकाबला करते हुए वहाँ भी गति को प्राप्त हुई। हम लोगों ने जो कैजुअल्टी थी फटाफट उनको उठाया, और आतंकवादियों को जैसे अटैक ऑफ लड़ाई के लिए हम भागे उनके पीछे, क्योंकि हम डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ती है जी, ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है। तो जैसे हमने अटैक किया तो पोजीशन छोड़ के भाग रहे थे, आग लगा के भाग रहे थे। तो जब वो वहाँ से निकल गए तो हमको ये रहा कि भाई मेजर साहब उनके पीछे लग रही है, MP5 से भी फायर कर रहे थे। 8 घंटे तक हमको कोई पता नहीं था कि ये मेजर साहब का रेडियो सेट भी निके और MP5 भी लेके। तो जब लगातार बार बार चोट खानी पड़ रही थी, जब रेडियो सेट पर मैसेज आ रहे थे तो उनको रेडियो सेट से ही पता चलने लग गया, आतंकवादियों को टीवी से भी पता चल रहा था, उनको इंटरनेट से भी मालूम चल रहा था, और ताबूर राणा जैसे लोग उनको गाइड कर रहे थे बराबर। तो तब जो है हमने दोबारा वहाँ से शुरू किया, दोबारा सर्च किया, तब उनकी बॉडी मिली। तो फिर हमने मैसेज दिया, बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेजर साहब शहीद हो गए हैं, उनकी बॉडी को बाहर भेजा। दोबारा फिर हमने जो ऑपरेशन किया था, हमने बताया कि भाई देखो अब जो हम अपने तरीके से जो ना ऑपरेशन को करेंगे, अंदर वालों ने हमने फैसला दिया। तो मैंने सेक्शन कमांडर कोर्स कर रखा है, मैं इंस्ट्रक्टर था, स्नाइपर कोर्स कर रखा है, तो मैं कई जगह आर्मी में इंस्ट्रक्टर रहा और बाहर भी रह के आया हूँ, मैं फ़ॉरन भी रहा हूँ। तो मुझे मेरे साथी कहने लगे कि जी आप बोलो जैसे भी करना है, मैं बोला ठीक है। तो हमने एक साइड से करने का फैसला लिया, हमने उसके बाद चौथी मंजिल को क्लियर किया। बीच में मैसेज आए वहाँ से VIP को निकालो, तो हमने बोला VIP गेस्ट सब VIP हमारे लिए, एक एक आदमी की हम किसी की भी जान बचा पाएंगे, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो हमने एक साइड से किया, तो चौथी मंजिल के अंदर हमने एक आतंकवादी को मार लिया। चौथी मंजिल में जो मारा वहाँ हमारे कुछ साथी भी झुलस गए, और जो ना वो खिड़की से कूदता हुआ भी दिखाई दिया था, क्योंकि वो जला हुआ था, उसके अंदर कुछ बचा हुआ नहीं था, ठीक है। और तो उसके बाद हमारे हौसले और मजबूत हुए, हमारे अंदर बहुत गुस्सा था सभी के अंदर, क्योंकि हमने अपनी कैजुअल्टी खुद की भी उठा ली थी। हमारे एक हौलदार साहब शहीद हो चुके थे नरीमन हाउस, उससे पहले हौलदार जो है ना गजेंद्र, और कई लोग शहीद हुए थे। कृष्ण, जो ना हमारी टीम को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। उसके बाद हमने 3rd फ्लोर को क्लियर किया। उसके बाद हम जब 2nd फ्लोर को क्लियर कर रहे थे, ये 28 तारीख की रात की बात है, 11:30 बजे के आसपास। तो मैंने जैसे ही गेट खोला, दरवाजे जैसे सर्च कर रहा था एक के बाद एक, मैंने 4-5 दरवाजे पहले खोले थे, उससे पहले मैं पीछे था, बदलते रहते। तो गाइड का काम कर रहा था, एकदम दरवाजा खुला, अरे भाई दरवाजा खुलने से ही नहीं खोल रहा कोई आदमी, तोड़ तोड़ के निकाल रहे लोगों को, दरवाजा कैसे खुला, एकदम मेरे को दिमाग में ये था मिलिटेंट। और फिर हमारी ट्रेनिंग भी ये होती है, हमारा को ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आम आदमी से पहले हमारा माइंड काम करता है। आपका माइंड 5 से 7 सेकंड में काम करेगा, तो मेरा माइंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर काम करेगा, 1 से 3 सेकंड में काम करेगा मेरा, कोई भी सिचुएशन हो जाएगी तो वो उसी ट्रेनिंग से हम निकले रहते। तो तुरंत जो ना मैंने एकदम, मेरे जो पीछे साथी थे तो मैंने उनको पीछे पुश कर दिया। तो पीछे कमरे में उनके पास आड़ थी, पर मेरे पास कोई आड़ नहीं थी। मैंने फिर अपनी जान बचाने के लिए, कोई जरिया तो नहीं था, उन्होंने जैसे ग्रेनेड मारा, ग्रेनेड से बचने 2nd फ्लोर से मैं नीचे कूदा। नीचे कूदते मैं जल्दी नीचे घुसा, कहीं ऊपर से ग्रेनेड लूपिंग ना कर दे। और ये चाइनीज़ ग्रेनेड, ये बाहर के ग्रेनेड ऐसे होती है, ये फटाफट 1 से 2 सेकंड में फट जाते हैं। हमारा जो इंडियन ग्रेनेड होता है वो 5 से 7 सेकंड का टाइम ले लेता है कई बार। और तो जैसे नीचे आया, मैं बार था, तो बार में मैंने वो लाइट जलाई, MP5 में लाइट थी, लाइट मारी तो मैं पीछे बार के पीछे की तरफ चला गया, पीछे जैसे देखा, पोजीशन ली। इतनी देर में जो मैं आपको बताया हम ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं, पता जहाँ चल, मेरे बंदे वहाँ टूट के पड़े, वही 2-3 सेकंड के अंदर, 4-5 सेकंड में ये खेल हो गए। उसके बाद वो सीढ़ियों से उतरने लगे, उस गेट के पास सीढ़ियाँ थी, और मैंने भी सीढ़ियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। ऊपर से मेरे साथियों, एक आतंकवादी को हमने सीढ़ियों मार लिया, बहुत अच्छा। 2 डायरेक्ट नीचे कूद गए, जो नीचे कूद गए वो बार के पीछे, सीढ़ियों के नीचे। ना उनके ऊपर से गोली लगे, ना मेरी गोली लगे, मेरे पास वो गेट के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो मेरी उनकी लगातार जो ना फायरिंग चलती रही,
और वो उनको रेडियो सेट पे भी वो बात कर रहे थे, उनके पास रेडियो सेट था, कान में लगाने का वो तार भी था उनके पास में, कुछ तार से बात कर रहे थे। और रेडियो सेट तो मेरे पास भी था, पर मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, हमारा रेडियो सेट तो एक उनके पास भी है। और दूसरा जो है ना, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो जो है ना, वो तो हिंदी भाषा से ट्रेंड थे, वो तो अपनी भाषा में बात कर रहे, बहुत सारी ऐसी जो उर्दू लैंग्वेज का बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल, कर हाँ रहे, हाँ मैं हाँ। नहीं पकड़ पा रहा था, बहुत सारी कुछ चीज़ें मैं पकड़ पा रहा था। बीच में उन्होंने कहा भी अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमको जो है ना, हम आगे नहीं करेंगे, हमको सिलेंडर करो। तो मुझे कहा, मेरे पास पोजीशन ही ऐसी थी, मैं सिलेंडर किसी मेरे जरिया नहीं था ना मेरे पास, तो मैंने भी उनको काफ़ी जितनी मन में आई गालियाँ निकाली जो भी था, और उन्होंने भी काफ़ी वो हुआ पहले। अब उनको लग गया कि भाई अब बच तो पाएंगे, निकल तो नहीं सकेंगे किसी भी तरीके से। मैं उनको कहता रहा, अब जब ज़मीन खोद के घुस जाओ, अब पाताल में भी घुस जाओगे तो वहाँ से निकाल के निकाल लाओ। लाएंगे, ये अर्थ एनएसजी ये, कमांडो है। हाँ, अर्थ तो जो है ना, अब मैं पूरा खुन्नम खुन हो रखा, मैंने गोलियां तो कम होती जा रही थी, मैंने एक ग्रेनेड रख लिया कि इसकी पिन निकाल लूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, इनको मार लूंगा। मात्र 10-15 कदम की दूरी पर हमारा फाइटिंग चल रही बिल्कुल। मैं जो अंदर की तरफ स्टोर था उसकी 8वें पोजीशन लेके, उन्होंने बाहर के नीचे पोजीशन ले रखी। और वो जो गेट था पीछे, गेट से भी हमारे साथी फायरिंग करने लगे। मैंने जब उनको बताने के बाद ये पोजीशन है, अगर आतंकवादी सुरेंद्र की तरफ जाए तो गोली मर उनके जाए, बीच से गोली से निकले। मर जाए, हाँ। बिल्कुल। अब उसी बीच में एक पुलिस वाले ने बाहर से फायरिंग कर दिया खिड़की से, उसका फायर कर दिया, आंसू गैस का गोला मार दिया उसके अंदर। अब उसके पास वही था। अब पुलिस वालों को ऐसी ट्रेनिंग होती है, आपको पता, जो हाथ में वो चला दो, उससे कुछ होना था नहीं। वो मेरे भी आंखों में पानी, उसमें गैस भर गई पूरा। उनको भी आतंकवादियों को फिर बाहर बाहर हमारे कमांडर ने बोला, कोई भी बंदा फायरिंग वायरिंग नहीं करेगा, अगर कोई पुलिस वाले ने फायरिंग कर दिया तो हम उसको गोली मार देंगे, एनर्जी मार देगी, ठीक है ना। तो हमारे बंदे बाहर भी लगे हुए थे बहुत सारे। तो उसके बाद जो है ना, 1.5 घंटा बाद जब मैं यहाँ तक का विचार आ गया, उसके 15-20 मिनट बाद मुझे पीछे से दीवार तोड़ के मेरे साथियों ने बाहर निकाला। निकालने के बाद मुझे पानी वानी पिलाया, हमारे आईजी ऑपरेशन ने मोटिवेट किया, और इंजेक्शन लगाया दर्द का। अब मुझे ये लग रहा था कि मुझे अभी हॉस्पिटल में या इलाज के लिए बाहर जाएंगे, चोट लग रही, पट्टी वट्टी होंगी जो। और वो कहने लगा, अगर दूसरा बंदा अभी इसके अंदर घुसेगा तो उसको पता नहीं कहाँ आतंकवादियों ने पोजीशन ले रखी, आप बेटा 2 घंटे अंदर रहे हो और आपको पता है कहाँ कहाँ क्या है, आपकी आंखों में एक एक दृश्य आंखों में कैद है आपकी कैद है। आंखों में, बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरा बंदा हमने कमांडो घुसाया तो हमको अपनी कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी। तो वो बात तो हम तो उसमें तो हमें तो मोटिवेट इतना रहता है भाई कि ना तो है ही नहीं। हाँ, तो फिर 2 हाँ, घंटे मन के लिए में फिर वहाँ पे जनरली जो हाँ। है वहीं पे लगे रहे पर पोजीशन मेरे पे। मन में ये आया अतुल जी, जो है ना, अगर मैं अभी 1.5-2 घंटा नहीं मरा ना, अब मैं नहीं मरूंगा इन आतंकवादियों से। अगर मुझे मरना होता तो मैं मर लेता, ठीक है, अब तो मैं ही मारूंगा। ये मौका कभी कभी होता है, ऐसा मौका। और सुरेंद्र कमांडो, तेरे को मौका मिला है और तेरा बार बार नाम तुझे ही कह रहे हैं, तो आज जो है ना मौका है तेरे लिए सही। तो मेरे मन में ये भाव आ गया, खड़े करे हमने पूरी हिट तैयार करी। तो ये हिट करी तो ये हुआ कि ऊपर मैं ग्रेनेड फेंकूंगा, एक्सटेंड ग्रेनेड धमाके वाला, 2 ग्रेनेड ऊपर से धमाके वाले फेंके जाएंगे, मैं फिर चौथा ग्रेनेड फेंकूंगा, वो जो फटेगा तो उसके साथ जो है ना एंट्री करेंगे। तो एक हिट के अंदर 5 आदमी होते हैं, 5 ही कमांडो लड़ते हैं। तो जैसे ही मैंने चौथा ग्रेनेड फेंका, तो मैं वो फटने से पहले मेरे अंदर इतना उतावलापन था, इतना भय था, या जो भी था भाई, उत्साह भी था, सारी चीजें मतलब भी। हाँ, एकदम पूरे जोश के साथ, जैसे वो रोंगटे खड़े करके, बिल्कुल वो होता है ना एकदम, जैसे वो लाइन पकड़ा करते, कब गो बोल लगा, कब गोली चलेगी, कब भागूंगा। तो कई बार वो दौड़ कराते तो गोली चलाने से या गो बोलने से पहले भागते हैं आगे ना भाग खिलाड़ी। लेता है, हाँ बिल्कुल ठीक तो है। उससे पहले ही मैं उसके अंदर कूद गया। मुझे 15 कदम की दूरी थी वो, लगभग लगभग, मुझे नहीं पता, मैंने उसमें 1 कदम लिया, 2 लिए, 15 लिए, और वो मेरे 4 कमांडो वहीं खड़े रह गए, और मैं उसके ऊपर, वो आतंकवादी नीचे गर्दन करके गोलियां चलाते रहे, मेरे पैरों में भी गोलियां लगी हुई हैं। और मैंने वो उसके पूरी की पूरी मैगजीन उन उतार दी आतंकवादियों को उसमें जो उतार है। दी। अब वो वहां मरने की स्थिति थी, ये ना, गोली लगने से मरता नहीं ना आदमी, भाई गोली लगते ही नहीं मरता, सही जगह लगे तब तो बात अलग है। और मैंने तुरंत जो है ना एकदम से कमांडो डैगर निकाला एकदम, और पीछे में जंप करके उनकी दोनों आतंकवादियों की मैंने ऐसे गर्दन ले ली, वो दोनों पास पास थे, और दोनों ही गर्दन ले ली, दोनों को ऐसे चाकू से एक बार इसको मारता रहा। और भारत माता की जय, वाह। सरौदा, शक्तिशाली, साहस की विजय, वो हमारा कोड वर्ड होता है। जब फायरिंग बंद करके बैनेट फाइटिंग करते हैं ना, तो फाइटिंग होती है तो हमारे बंदों को पता चल जाता कि अब गोली नहीं चल रही। उससे पहले तो मुझे भी ये था ना, मेरी टीम तो पीछे रह गई, अब मैं बीच में घुस गया तो मेरे आदमी तो गोली नहीं चलाएंगे ना, कि इसलिए कि हमारा बंदा फाइटिंग बंद फाइटिंग हो गई है, फायरिंग बंद तो हो गया। तब फिर वो कुछ 5-7 सेकंड के अंदर नारेबाजी लगाते जैसे फायरिंग बंद हुई। उनकी तो फायरिंग वैसे ही बंद हो गई थी, इतनी गोली मार दी मैंने। और मेरी फिर मैगजीन खत्म होते के साथ मेरा दूसरा हथियार भी होता, पिस्टल भी, पर गोली नहीं मारी। फिर मैंने उनको ऐसे कैसे दबा लिया, दबा के, और तब फिर सारे के सारे बंदे टूट पड़े वहाँ।
और फिर उसके बाद मुझे निकाला और मेरा भी फिर ट्रीटमेंट वहाँ चला, फिर दिल्ली में ट्रीटमेंट चला। तो नहीं सुरेंद्र जी, मैं तो मतलब क्या है कि आपने पूरा एक आंखों देखा वर्णन कर दिया, और ये भयावह भी था अपने आप में, रोंगटे खड़े करने वाला आपका वर्णन ये जो आपने बताया। और चूंकि पॉडकास्ट ये अपना मुझे लगता है लंबा भी काफ़ी हो जाएगा, लोगों को रुचि आ रही है आपकी बातें सुनने में, लेकिन मैं अब तैमूर राणा का मैं जानना चाहूंगा कि अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किसका तब क्या, क्योंकि कसाब को फांसी मिलने में लंबा टाइम लग गया था, जब दूसरा सरकार थी, दूसरे लोग थे। अब क्या आपको देखते हैं इसका क्या असर होने जा रहा है पूरे विश्व में या भारत में, या किस प्रकार से न्याय मिलेगा सब लोगों को? कसाब को फांसी लगाने में पूरे 4 साल लगा दिए जी। थे, और कसाब के ऊपर 54 करोड़ रुपए खर्चे सरकार ने, जी। और मेरा इलाज भी नहीं करवा रही थी सरकार। इतनी बड़ी बहादुरी का काम करने के बाद पहली बात मुझे गारंटी अवार्ड नहीं मिला, और मैं नहीं, मेरे साथियों को भी नहीं मिला। 7 बंदे ताज होटल में डिसेबल वो तो आपने बताया किसी को सरकार ने, सबको, हाँ। सबने नेगलेक्ट और किया। मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया, उसके बाद ना इलाज करवाया ना पेंशन मिल रही थी। बिल्कुल। और दूसरी जो बात है, अब जो ताबूर राणा को जो लेके आए हैं, ताबूर राणा ये सारे खुलासे करेगा। ताबूर राणा सबसे पहले यहाँ पर रेकी की थी। ताबूर राणा यहाँ पर लखनऊ, दिल्ली, हापुड़ सब जगह घूमा। पूरी प्लानिंग ताबूत राणा की थी। ताबूत राणा जो है वो आर्मी के अंदर उसने 10 साल नौकरी करी एज ए डॉक्टर, ठीक है, कैप्टन या मेजर होगा, वहाँ पे कैप्टन था शायद। और उसको पूरी प्लानिंग करके और उसने हमला करवाया था। पहली गोली चलने से अमेरिकी अदालत ने यह कहा, एक तो उसको 14 साल की वहां पे सजा हुई, दूसरा अमेरिकी अदालत ने यह कहा कि ये पाकिस्तानी नागरिक है, इस बात का भी खुलासा किया। और किस प्रकार के खुलासे आपको लगता है नहीं, कि वो हो पाएंगे? खुलासे वो करेगा ना, किन लोगों से मिला, कौन लोग स्लीपर सेल थे, क्यों देश का गृह मंत्री डिले कर रहा था, क्यों पाकिस्तान के विदेश मंत्री को प्राइवेट चार्टर से भेजा गया, ये सारे खुलासे बड़ी गंभीर राणा चीजें। करेगा। अच्छा। क्योंकि किन किन लोगों ने उनका यहाँ पे सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कंपनी भी बना रखी थी किसी बेस के आधार पे, हेडली, और वो उन्होंने मेरे ख्याल में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से वो यहाँ पे आवागमन कर रहे थे। तो वो बहुत लोगों के साथ उसके पास में बहुत ही अहम खुलासे होंगे। और दूसरी चीज जो है ना, उसको जब तक खुलासे ना हो तब तक हमारे देश को उसको सुरक्षित रखना है, उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी है। और उसको फांसी की मांग भी करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो मैन मास्टरमाइंड है, उसकी वजह से सारी की सारी चीजें हुई। और दूसरा जो है, पाकिस्तान तो मना कर ही नहीं सकता, मना करा, जिस देश की फौज के अंदर उसने सर्विस की है, वहां का पैदाइशी है, वो कहीं भी शिफ्ट कर दिया हो, पाकिस्तान कहीं भी चला गया हो, वो भी आईएसआई के संपर्क में आने के बाद, लश्कर तैयबा के संपर्क में आने के बाद उसको आईएसआई ने, इन्होंने पाकिस्तान से शिफ्ट किया गया था कनाडा के अंदर। उस नहीं तो कोई ऑफिसर ऐसे नौकरी छोड़ के नहीं जा रहा, वो जा रहा तो उसको शिफ्ट वहां बेस कैसे मिल रहा है। तो सिर्फ इन चीजों के लिए एक जगह इन्होंने ऐसी रचना नहीं रची, इन्होंने कई देशों के अंदर जाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो बहुत सारी घटनाएं निकल के आएंगी, और देश को, उन लोगों को, दुनिया भर के जो विक्टिम है उनको सबको न्याय मिलेगा। पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक तमाचा भी लगेगा। है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय हिंद। और इस बात के लिए आपने बड़े खुलासे किए। हम ये चाहेंगे कि जो आपने कहा, जिस प्रकार के आपने आरोप लगाए, और ये रोंगटे खड़े करने वाला विषय है कि किस प्रकार से साजिश के जो तार हैं इस पूरी घटना के कितने गहरे तक जुड़े हैं। और ये बहुत अहम जानकारी जो कमांडो सुरेंद्र सिंह ने हमें दी, जो एनएसजी कमांडो हैं, कमांडो रहे हैं, और उस जो ताज हमले में ये सबसे पहले एनएसजी की तरफ से गए थे, जो ताज में 26/11 में हमला हुआ था, पूरा विस्तार से इन्होंने बताया। और ये कहा कि जो तैमूर राणा है, इससे जानकारियां मिलेंगी कैसे साजिश हुई, कौन कौन इसमें शामिल था, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, या भारत सरकार अब क्या कार्रवाई करेगी। बहरहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। और नमो इम्पैक्ट की तरफ से सभी जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, जो उस हमले में मारे गए, उन सबको श्रद्धांजलि। और हमारे जो फौजी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से, उनके परिवार वालों के साथ हमारी सहानुभूति है, और हमारी श्रद्धांजलि उनको भी, पूरी हमारी टीम को। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।